नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग द करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी 2022। आई नो समय थोड़ा कम है, लेकिन हम जितने भी दिन बाकी हैं उसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस एवं साइंस एंड टेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स, उन दोनों के क्रैश कोर्सेज को पूरे करने की कमिटमेंट आपके सामने कर रहे हैं। और आने वाले 2 वीक्स के अंदर अंदर मैं आपके लिए आईआर एवं साइंस एंड टेक के जो दोनों क्रैश कोर्सेज हैं इसको डेफिनेटली पूरे करवा कर ही जाएंगे। यहाँ आज के दिन हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 1 में, इसमें हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडिया और उसके नेबरहुड के साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे पिछले 1 से 2 सालों में सुर्खियों में रहे हैं उनके बारे में वेरी ब्रीफली, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक टीचर हूँ ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एवं आईआर के लिए। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी आईआईटी मद्रास से। उसके पश्चात मैंने पंजाब पीसीएस के पेपर को क्लियर किया और मैंने 2 साल डीएसपी की नौकरी को भी यहाँ पे सर्व किया है। एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड द सीएपीएफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड इन यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू। अगर आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी पीडीएफ्स हैं, उनके लेक्चर्स जो भी पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल में अप्रॉक्सीमेटली 48,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी आप लोग डेफिनेटली कीजिए, सो दैट आपको अपडेटेड कंटेंट हमारी तरफ से टाइम टू टाइम मिलता रहे। राइट, सो आपके सामने है इस वीडियो में कुल मिला के मैं प्रमुख तौर पे इंडिया और उसके पड़ोस में आने वाले ये वाले जो 5 देश हैं, चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इनको लेकर जो भी चीज़ें सुर्खियों में रही हैं उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाइना के टॉपिक से। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें दीजिए। ऑब्वियसली वंस वी डिस्कस द टॉपिक आप इस क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे। So one country, 2 systems recently seen in the news is related to Israel and Palestine, North Korea and South Korea, Russia and Ukraine, चाइना एंड हांगकांग। इसका जवाब हम देंगे। पहले बात कर लेते हैं इंडिया चाइना के साथ जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें सुर्खियों में रही। सो आपको मालूम होगा इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमा पे गतिरोध है वो लगभग शुरू हुआ था सन 2020 की बात है। तो अभी 2 साल पूरे होने को आ चुके हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर बॉर्डर डिस्प्यूट में अभी तक जो है प्रॉपर रेजोल्यूशन सामने नहीं आया है। इसमें जो राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 14 राउंड ऑफ टॉक्स पूरी हो चुकी हैं, जो कि दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के बीच में हुई हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन सामने नहीं आया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो 13th राउंड ऑफ टॉक हुआ था उसके बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया था, लेकिन 14th राउंड ऑफ टॉक्स में इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें कि इन्होंने कहा कि जो पहले की राउंड ऑफ टॉक्स में बातचीत हुई थी एटलीस्ट उनको तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली पूरा करने ही वाले हैं। हमारे लिए ये वाली डेवलपमेंट्स उतनी रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए इसका स्टैटिक पार्ट बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, जो कि ये समझना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC है उसकी डिमार्केशन असल में कैसी हुई है। कई सारे सवाल इस चीज़ को लेकर यूपीएससी अपने पिछले कुछ ईयर्स में पूछ भी चुकी है। सो जो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना है, आपको मालूम होगा कि ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है और इसको लेकर जो है कोई म्यूचुअली अग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को नहीं मिलती है। देयर इज नो म्यूचुअली अग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना जो है वो अपनी बाउंड्री कई सारी देशों के साथ शेयर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया विच इज 3rd लॉन्गेस्ट आफ्टर मंगोलिया एंड रशिया। तो आपको बता दूं कि चाइना की जो बाउंड्री है वो कई सारे देशों के साथ शेयर होती है, लेकिन इंडिया के साथ उसकी जो बाउंड्री है वो 3rd लार्जेस्ट बाउंड्री हमें देखने को मिलती है। और इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है इसको असल में हमने 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है। एक इसका जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है ईस्टर्न यानी कि पूर्वी क्षेत्र, एक इसका क्षेत्र है उसको कहा जाता है वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, और एक इसका क्षेत्र है उसको कहा जाता है मध्य यानी कि मिडिल क्षेत्र। ना ये वाले मैप को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर जो बेसिकली पिछले 2 सालों से चल रही प्रॉब्लम्स हैं वो किन किन एरिया में दिक्कतें चल रही हैं। यहाँ पर आपके सामने है दौलत बेग ओल्डी, ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एकदम नॉर्दर्न एंड पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बीच में आती है गलवान वैली, इसके जस्ट ऊपर आता है डेप्सांग का ये वाला एरिया, यहाँ पे नीचे आता है गोगरा, गोगरा के थोड़ा ऊपर आता है हॉट स्प्रिंग्स, और गोगरा के थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आता है पैंगोंग सो, और पैंगोंग सो के नीचे आता है चुशुल का ये वाला क्षेत्र। इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपसे यूपीएससी इस तरीके से सवाल भी पूछ सकता है
कि नॉर्थ से साउथ अगर आप जाएंगे तो उस केस में बेसिकली आपका जो प्लेसेस हैं वो किस तरीके से अलाइनमेंट देखने को मिलती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे नॉर्थ में आता है दौलत बेग ओल्डी, उसके बाद आता है डेप्सांग, उसके बाद आता है गलवान वैली, उसके बाद आता है आपका हॉट स्प्रिंग्स, थोड़ा नीचे आएंगे तो गोगरा पोस्ट आती है, उसके नीचे आएंगे तो पैंगोंग त्सो आती है, और उसके नीचे आएंगे तो ये चुशुल का क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। कमिंग टू द पॉइंट कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, वो आपके सामने है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो वेस्टर्न सेक्टर है तो वेरी वेरी कॉमन, ये आपका वेस्टर्न सेक्टर यहाँ देखने को मिलता है। ये आपका सेंट्रल सेक्टर है जो कि बेसिकली हमें सिक्किम वाले एरिया में, जहाँ पे नाथुला पास है, आपको मालूम होगा। और जो ईस्टर्न सेक्टर है ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, ये बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जहाँ पर चाइना कई बार कोशिश करता है अंदर इंट्रूजन करने की। जो वेस्टर्न सेक्टर है इट्स पर्टेन्स टू दी जॉनसन लाइन विच वॉज प्रपोज बाय द ब्रिटिश इन 1860s, जिसके चलते अक्साई चिन जो है वो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के हिस्से में डाला गया था, लेकिन चाइना ऑब्वियसली इस जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये असल में जॉनसन लाइन है, लेकिन चाइना ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट नहीं करती है और चाइना मानती है कि ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये अक्साई चिन जो है उनका पार्ट है और अक्सर जो है यहाँ पे चाइना इंट्रूजन्स करती रहती है। मिडिल सेक्टर है जो कि ये वाला आपका सेक्टर है, इस सेक्टर में दोनों देशों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं क्योंकि नाथुला पास पे बड़ी क्लियरली डिमार्केशन किया हुआ है कि कौन सा एरिया किसको बिलोंग करता है। और ईस्टर्न सेक्टर है जिसको कि हम लोग पर्टिकुलरली मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आपको अक्सर देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के एरिया को, इलाके को चाइना कई बार सदर्न तिब्बत के नाम से भी घोषित कर चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया इस चीज़ को नहीं मानती है। एक जो कंफ्यूजन कई बच्चों को रहती है कि मैकमोहन लाइन कौन सी है, तो मैकमोहन लाइन केवल ये वाली लाइन को कहा जाता है, बाकी वाली लाइंस को इसको जॉनसन लाइन कहा जाता है और यहाँ पर इस तरह की किसी लाइन का नाम नहीं दिया गया है। ये वाला मैप भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ये वाली जो लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ये वाला सेंट्रल एरिया है, दिस इज नॉन डिस्प्यूटेड, और ये वाले एरियाज आपके डिस्प्यूटेड हैं जो कि आपके यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिए हैं। सो ये कहानी है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना, राइट। नेक्स्ट हम लोग इंडिया और चाइना या फिर चाइना के साथ ही जुड़े हुए कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर। ये आपको मालूम है हांगकांग की टेरिटरी है और ये आपको मालूम है ताइवान की टेरिटरी है। अब इसके बारे में 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 बात होती है वन चाइना पॉलिसी की। तो वन चाइना पॉलिसी बेसिकली क्या चीज़ है, आसान भाषा में कहूँ तो चाइना ऐसा मानता है कि वन चाइना पॉलिसी के अनुसार ताइवान जो है वो चाइना का ही एक प्रांत है, लेकिन ताइवान क्या मानता है कि ताइवान ये मानता है कि वो अपने आप में एक अलग कंट्री है। सो अंडर द वन चाइना पॉलिसी, countries which are seeking diplomatic relations with People's Republic of China, they must break official relations with the Republic of China। ये देखिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जो मेनलैंड चाइना है इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है और जो ये वाला पार्ट है ताइवान, इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ROC के नाम से जाना जाता है। हाल ही में क्या हुआ था, यूएसए के द्वारा एक डिक्लेरेशन करी गई थी कि अगर चाइना कल को ताइवान को अटैक करता है तो उस केस में दोस्तों यूएसए जो है वो ताइवान को डिफेंड करेगा, वो ताइवान की यहाँ पे रक्षा आकर के करेगा। और इसी के संदर्भ में वन चाइना पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आने लग चुकी थी। आपको बता दूं एक और छोटी सी ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है जिसका नाम है लिथुएनिया, जिसने रिसेंटली एक बहुत ही डेयरिंग कदम लिया है। उसने ताइवान की एक दूतावास को अपने कंट्री में खोलने का यहाँ पे कदम लिया है, जिसके चलते चाइना और लिथुएनिया के बीच में संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। सो ये कहानी देखने को मिली थी। उस टाइम पर भी वन चाइना पॉलिसी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि वन चाइना पॉलिसी किस किस के संदर्भ में आती है, सो वो बेसिकली चाइना एवं ताइवान के संदर्भ में आपको देखने को मिल जाती है। भारत जो है वो इस चीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं रखता है। अगर बात करें वन कंट्री टू सिस्टम्स को लेकर OCTS, तो ये वाला जो स्टैंड है चाइना का, ये बेसिकली आता है विद रिस्पेक्ट टू हांगकांग। तो जब हांगकांग बेसिकली जब से चाइना के कंट्रोल में आया है तो तब से चाइना ने ये कहा हुआ है कि हांगकांग की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हम लोग वन कंट्री टू सिस्टम्स के यहाँ पे प्रणाली को अपनाना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि चाइना और हांगकांग जो हैं दे कैन हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स फ्रॉम दैट ऑफ मेनलैंड चाइना, लेकिन ये जो है हमेशा चाइना का एक अटूट हिस्सा बनकर ही रहेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है, चाइना के द्वारा
हांगकांग के लिए जो है एक स्पेशल कानून को पेश किया गया जिसका नाम है हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ, और जो हांगकांग के नए चीफ हैं वो भी अब चाइना ने नियुक्त कर दिए हैं। तो हांगकांग जो है वो काफ़ी हद तक चाइना के कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन जो वन कंट्री टू सिस्टम्स का प्लान है वो बेसिकली चाइना और हांगकांग के संदर्भ में ही बात होती है। आई थिंक अब आप लोग ये वाला जो सवाल था इसका जवाब बड़ी आसानी से दे पाएंगे कि वन कंट्री टू सिस्टम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, राइट। सो ये था हमारे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना। इसमें जो सवाल बनने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो दोस्तों बॉर्डर वाले एरिया से ही बनते हैं, जिसको लेके यूपीएससी पहले भी कई बार सवाल पूछ चुकी है, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं तिब्बत को लेकर, वेरी ब्रीफली बात करेंगे। इसमें क्या हुआ था कि रिसेंटली अगेन एक कानून था जो कि यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया था जिसका नाम है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। It has been implemented by China for welfare of the Tibetan people along with their cultures and traditions. It supports the absolute rights of Tibetans to choose a successor to the Dalai Lama and preservation of Tibet's environment. सो यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे ही दिया है कि ये वाला जो कानून था यूएसए के द्वारा पेश किया गया, तो ये वाला जो कानून है चाइना के द्वारा पेश नहीं किया गया। पहले वाला स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ फॉल्स है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इट सपोर्ट्स द एब्सोल्यूट राइट ऑफ तिब्बतन्स टू चूज अ सक्सेसर टू दलाई लामा एंड प्रिजर्वेशन ऑफ तिब्बत एनवायरमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रू ओनली। हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया तिब्बत के जो थोड़े बहुत संबंध हैं उनके बारे में। देखिए इसमें जो है मेजरली अगर आपको बता दूं तो इंडिया तिब्बत के जो संबंध हैं काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। इस चीज़ को लेकर चाइना ने बहुत बार आशंकाएं जताई हैं, बहुत बार चिंताएं जताई हैं कि आपके संबंध इस तरीके से नहीं होने चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को समझेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो सकते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था ये बिकॉज चाइना हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट हाईवे इन तिब्बत एनेबलिंग ग्रेटर एक्सेस टू रिमोट एरियाज अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। तो चाइना के द्वारा असल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर चाइना की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जी जिनपिंग, वो पर्सनली इस एरिया के दौरे पर आए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी थी, विच वॉज अ सिग्नल टू शो कि जी हाँ हम लोग इस एरिया को और ज़्यादा जो है डेवलप करना चाहते हैं और अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली इस एरिया को कैप्चर करने का है। सो ये वाला एरिया था जहाँ पे चाइना के द्वारा रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट हाईवे को डेवलप करवाया गया है। अगर हम लोग बात करें तिब्बत के बारे में, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तिब्बत को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है बिकॉज आपको मालूम होगा कि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, अगर हम बात करते हैं इंदस की तो इंदस यहाँ से आती है, अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा की तो वो सांगपो के रूप में बनकर यहाँ से इस तरीके से आती है, बहती है। सो ये एशिया का वाटर टावर कहा जाता है बिकॉज इसमें ब्रह्मपुत्रा हुई, इंदस हुई, देन मेकोंग हुई, यांगत्सी हुई, सलवीन हुई, येलो नदी हुई, ये सारी की सारी जो भी एशिया की बड़ी बड़ी नदियाँ, बल्कि मैं कहूँगा विशाल नदियाँ हैं, ये सारी की सारी नदियाँ तिब्बत के ही इलाके में से निकल कर आती हैं। नंबर 2 पे बात करें, चाइना के द्वारा जो है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इनफैक्ट जो कॉपर डिपॉजिट है वो भी तिब्बत के युलोंग के कॉपर माइन में ही आपको देखने को मिलता है। एंड साथ ही में तिब्बत में इन जनरल भी आपको बहुत सारे डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। कारण बड़ा सिंपल है, तिब्बत जो है दोस्तों वो एक पठार है। तिब्बत इज़ अ प्लाटू, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए चाइना के लिए जो तिब्बत है वो इकोनॉमिकली तो रेलेवेंट है ही, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पॉलिटिकली रेलेवेंट, लेकिन इकोनॉमिकली भी चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रेलेवेंट एरिया माना जाता है। नाउ तिब्बत का जो हिस्ट्री है काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल ओवर देयर, लेकिन तिब्बत के बारे में आपको बता दूं कि इंडिया ने 1954 में इस पंचशील अग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया था, जो कि इंडिया और तिब्बत रीजन ऑफ चाइना को लेके साइन किया गया था। उस टाइम पे इंडिया गेव अप दी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स इन तिब्बत, और ये वाला आपका पंचशील अग्रीमेंट है जिसमें नंबर 1 पे आता है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, नंबर 2 पे आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सोवरेनिटी, नंबर 3 पे आता है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, नंबर 4 पे आता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड नंबर 5 पे दोस्तों आता है म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। इस टाइम पे इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि तिब्बत जो है वो चाइना का एक इंटेग्रल और ऑटोनॉमस रीजन बन करके रह सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि बुद्धिज्म को तिब्बत में इंट्रोड्यूस करने वाले इंडियंस थे। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बुद्धिज्म का जो रिलीजन है उसको असल में
तिब्बत में इंडियंस के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द होम ऑफ दलाई लामा विच इज़ अ रिलीजियस लीडर, जिनको कि डीपली रिस्पेक्ट किया जाता है भारत के नागरिकों के द्वारा। नाउ ये वाला जो कानून है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, इसको रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया था यूएसए के द्वारा। और बेसिकली ये वाला जो कानून है ये क्या कहता है कि सबसे पहले तो यूएस का एक सेपरेट कॉन्सुलेट बनाया जाएगा तिब्बत की जो मेन सिटी है लहासा के नाम से। और दूसरी चीज़, इस कानून के तहत यूएसए ने यह भी कहा था कि जो तिब्बतियंस के अधिकार हैं ये अधिकार उनको दिया जाएगा कि दलाई लामा का जो अगला सक्सेसर है वो कौन होने वाला है, और तिब्बत के एनवायरनमेंट का जो संरक्षण का अधिकार है इसको लेकर भी जो भी यहाँ पे कॉल्स लेनी है वो सारी की सारी तिब्बतियंस के द्वारा ही ली जाएंगी। एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है दलाई लामा का, किस तरीके से चयन होता है, कौन अगला दलाई लामा बनता है। इसमें चाइना काफ़ी लंबे टाइम से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है और इंटरफेयर कर भी रही है, लेकिन यूएसए के ये वाला जो एक्ट है वो ये कहता है कि यहाँ पर चाइना की इंटरफेरेंस जो है वो कम्प्लीटली गलत है। और ये वाला जो कानून था ये यूएसए के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। सो ये कुछ चीज़ें हैं रिगार्डिंग तिब्बत, कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको बताने थे। इंडिया की तिब्बतन पॉलिसी, अगेन इंडिया जो है वो अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल हमने नहीं ली है कि तिब्बत को लेकर हमें क्या करना है, लेकिन यूएसए, बिकॉज यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर्स चल रही हैं और भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए यूएसए इस तरह के कदम यहाँ पे ले रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश को लेकर। इस सवाल पे वापस आऊंगा मैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया बांग्लादेश को लेकर। इसमें दोस्तों कहानी पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सबसे अहम जो विजिट हुई थी वो इसी साल की बात है, जस्ट आज से लगभग एक महीना पहले की बात है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे अप्रैल 28, 2022 की ये कहानी है, जब भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ये बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। वहाँ पे जाके इन्होंने बातचीत करी थी और इस पर्टिकुलर बातचीत में बांग्लादेश के द्वारा इंडिया को अपना चिटागोंग पोर्ट ऑफर किया गया था। ना केवल चिटागोंग पोर्ट बल्कि साथ ही में मोंगला पोर्ट भी ऑफर किया गया था, सो दैट ये दोनों पोर्ट्स की मदद से भारत जो है वो अपनी ट्रेड नॉर्थ ईस्ट इलाके तक अच्छे और आसान तरीके से कर सके। ये काफ़ी बड़ा कदम था, उसको लेके बातचीत करेंगे। पिछले साल की बात है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है वो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की एक वर्चुअल समिट भी हुई थी। पिछले साल की बात है या फिर इस साल की शुरुआत की बात है, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में वर्चुअल समिट भी हुई थी जिसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश में इसका मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही में नॉट जस्ट द मैप बल्कि इसके साथ ही में कई सारी प्लेसेस हैं जो कि आपसे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। 2021 का साल काफ़ी विशेष था बिकॉज 1971 में जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई थी जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था और इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था, उसकी गोल्डन जुबली पूरी हुई थी 2021 में। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एंड एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1971। तो इंडिया पहले उन देशों में से था जिसने कहा था कि बांग्लादेश जो है वो एक अलग देश है और हमने हमारे कूटनीतिक संबंध बांग्लादेश के साथ उसी टाइम पे एस्टैब्लिश कर लिए थे, इमीडिएटली जब ये लिबरेशन यहाँ पे बांग्लादेश की हुई थी। बांग्लादेश का मैप दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं। ये बांग्लादेश बॉर्डर टच करता है वेस्ट बंगाल के साथ, इधर बॉर्डर टच करता है आसाम के साथ, यहाँ टच करता है मेघालय के साथ, इधर टच करता है त्रिपुरा के साथ, यहाँ टच करता है मिजोरम के साथ। अक्सर बच्चे इन दोनों स्टेट्स को यहाँ मिस आउट कर देते हैं, लेकिन ये दोनों स्टेट्स के साथ भी बांग्लादेश का एक काफ़ी सिग्निफिकेंट बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ टच करता है। ठीक है, नाउ बायलेटरल रिलेशंस की बात करें, नंबर 1 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दक्षिण एशिया के अंदर। सेकंड नंबर पे बात करें डिफेंस के केस में, दोनों देश मिलकर के कई सारी जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिसमें कि संप्रीति आता है, मिलान आता है। नंबर 3 पे बात करें कनेक्टिविटी के रूप में, तो रेलवे लिंक बिटवीन हल्दीबारी इन इंडिया एंड चिलाहाटी इन बांग्लादेश, इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। और जो एक और रेलवे लिंक है अखौड़ा अगरतला का, इसको हमने जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ये वाला मैप आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये हल्दीबारी चिलाहाटी का जो लिंक है, तो हल्दीबारी इंडिया में आता है, चिलाहाटी बांग्लादेश में आता है। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को लिंक करने के लिए बनाया गया है। और जो अखौड़ा और अगरतला है, तो अगरतला आपको मालूम होगा कि अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और अखौड़ा जो है ये बांग्लादेश में आता है। ये बेसिकली त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया है। इसको लेकर काम चल रहा है, इसको लेकर जो है इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे ये रेल लिंक बनता है तो जितना पार्ट बांग्लादेश के अंडर आता है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट बनाती है, जितना पार्ट दोस्तों इंडिया के अंडर आता है वो वाला पार्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है।
यहाँ पे आपको बता दूं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है दैट इज द इनलैंड पोर्ट्स ऑफ चिटागोंग एंड मोंगला फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विल बी यूज्ड टू नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। यहाँ पर ये वाला मैप आप लोग देखिए, ये है आपका मोंगला का पोर्ट और ये है आपका चिटागोंग का पोर्ट। तो दोनों पोर्ट्स बांग्लादेश ने ऑफर किए हैं भारत को कि आप लोग इन दोनों पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड कर सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, सो दैट आपका जो कनेक्शन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ वो और भी आसान हो सके। यहाँ पर ये वाले मैप को जूम इन करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए चिटागोंग का एरिया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे ये कॉक्स बाजार का एरिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रही विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कुछ और चीज़ें भी न्यूज़ में रही। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं इनको लेकर एक वर्चुअल समिट किया गया था। सो इन्होंने एक तो साइन किया बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी कॉपरेशन, दूसरा इन्होंने साइन किया था कॉपरेशन इन वाटर रिसोर्सेज पावर एंड एनर्जी। यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ नदियों के नाम आपको बताना चाहता हूँ और साथ में कुछ जो बाउंड्रीज के नाम बताना चाहता हूँ। बॉर्डर मैनेजमेंट के कॉपरेशन को लेकर दोनों साइड्स ने कहा था दैट वी आर फाइनलाइजिंग द डिलिनेशन ऑफ फिक्स बाउंड्रीज अलोंग इच्छामती, कालिंदी, रायमंगोल, हरियाभंगा एंड द कुशियारा रिवर्स। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 2 पे बात करें कि जो कॉपरेशन हुई है वाटर को लेकर, उसको लेकर इन्होंने कहा था कि हमें इन कुछ नदियों के जो शेयरिंग ऑफ वाटर्स हैं इनको लेकर भी कोई फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, विच आर मनु, मुहरी, खोवाई, गुमती, धारला एंड दुधकुमा। मैंने इसलिए इनके ऊपर हाईलाइट किया है बिकॉज नॉर्मली जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हम लोग नहीं देखते हैं और क्योंकि ये नाम सुर्खियों में रहे हैं, न्यूज़ में आए हैं, तो इनको लेकर सवाल आने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे जिसको लेकर मैंने सवाल भी बनाया है, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। ये बेसिकली दोनों देशों के बीच में बहुत साल पहले साइन किया गया था 1972 में, लेकिन इसका सेकंड अडेंडम है जिसको रिसेंटली साइन किया गया है। इसको रिन्यू भी किया गया था आज से 7 ईयर्स पहले 2015 में, लेकिन इसका सेकंड अडेंडम जस्ट रिसेंटली साइन किया गया है। ये अडेंडम क्या कहता है कि दोनों कंट्रीज़ की जो इनलैंड वेसल्स हैं वो एक दूसरे के थ्रू ट्रांजिट कर सकती हैं, जो भी यहाँ पे निश्चित किए गए रूट्स हैं, अगर उससे एक दूसरे की कंट्री को फ़ायदा होता है तो जो हमने यहाँ बात करी चिटागोंग और मोंगला पोर्ट की, वो बेसिकली इसी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे अनुमति दी गई है कि जी हाँ, आप लोग इस प्रोटोकॉल के तहत चिटागोंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद इनलैंड वेसल्स का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाके तक पहुंच सकते हैं। तो इसी को लेके ये वाला सवाल आपके सामने है। इट वॉज साइंड इन 1972 एंड वॉज रिन्यूड इन 2015 फॉर 5 years अंडर विच इनलैंड वेसल्स ऑफ वन कंट्री कैन ट्रांजिट थ्रू स्पेसिफाइड रूट ऑफ द अदर। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। जी नहीं, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच साइन किया गया है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 ओनली आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया नेपाल को लेकर। ये वाली चीज़ सामने आई है। काला पानी टेरिटरी recently seen in the news is disputed between India and Pakistan, China, Bangladesh and Nepal। बात करते हैं इसको लेकर। ये चीज़ अगेन पिछले 2 साल से सुर्खियों में चल रही है, लेकिन ये रिसेंटली सुर्खियों में फिर से इसलिए आई थी बिकॉज इंडिया ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो लिपुलेख पास के नज़दीक जाकर के एक सड़क बनाने वाले हैं। ये वाले मैप को देखिए, सन 2020 की बात है। आपको याद करवा दूं, जब इंडिया और नेपाल के बीच में ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई थी, यहाँ पर ये वाली आप 3 जगह देख पा रहे होंगे, लिम्पिया दूरा, उसके बाद आप काला पानी लिपुलेख और लिम्पिया दूरा ये वाला, और जो है सॉरी ये नहीं आएगा इसमें, नंबर 2 वाला पार्ट आपका ये वाला आएगा काला पानी वाला, नंबर 3 वाला पार्ट आपका आएगा लिपुलेख पास वाला। अब बेसिकली इसमें क्या था, इंडिया ये कहता है कि बाउंड्री जो है वो ये वाली है। इंडिया ये कहता है कि बाउंड्री जो है वो ये वाली है, लेकिन नेपाल क्या कहता है, मैं आपको अलग रंग से दिखाता हूँ। नेपाल कहता है कि जी नहीं, बाउंड्री जो है वो ये वाली है। तो नेपाल चाह रहा है कि ये वाला जो पार्ट था इसको भी नेपाल के अंदर इंक्लूड किया जाए, और ये डिस्प्यूट चलता रहा। बल्कि डिस्प्यूट इतना बढ़ चुका था कि जो नेपाल के पहले पीएम थे केपी ओली, उन्होंने एक नया मैप इशू कर दिया था, जिस मैप को उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी भेज दिया था। और वो वाला जो मैप था दोस्तों, उसको लेकर इंडिया ने फिर कंटेस्ट किया था। आपको बता दूं कि जो नेपाल के पहले पीएम थे केपी ओली, वो काफ़ी नज़दीक थे चाइना के, उनको काफ़ी सपोर्ट चाइना से मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम और भी बढ़ चुकी थी। तो ये लिम्पिया दूरा, उसके बाद
काला पानी, उसके बाद लिपुलेख, इन तीनों को लेकर जो डिस्प्यूट था ये चल रहा था। ये जो डिस्प्यूट है एक तरीके से रिजॉल्व हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, लेकिन क्योंकि नेपाल में नई गवर्नमेंट आ गई है जो कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट मानी जाती है, उसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि ये वाला डिस्प्यूट अब उतना बड़ा प्रॉब्लम दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं रहा है। लेकिन रिसेंटली नेपाल में थोड़ा सा डिस्कॉन्टेंट था इन चीज़ों को लेकर, बिकॉज इंडिया ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी शुरू करी थी और ये वाली जो चीज़ें हैं नेपाल ने असल में अपने एक बार मैप में इंक्लूड करवा दी थी। द नेपाली गवर्नमेंट पब्लिश्ड अ मैप इंक्लूडिंग 370 स्क्वायर किलोमीटर विद कालापानी, लिपुलेख एंड लिम्पियादोरा मंथ्स आफ्टर इंडिया हैड दोज एरियाज इन इट्स मैप। दोस्तों, इसको लेकर जो सवाल आने की संभावना है वो कैसे बनेगी कि वेस्ट टू ईस्ट इन चीज़ों को मार्क कीजिए, तो लिम्पियादोरा, उसके बाद काला पानी, उसके बाद लिपुलेख, आपका इस तरीके से ये सवाल बन सकता है। ना ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये असल में एक ऐतिहासिक समझौता था जो कि साइन किया गया था 1816, ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से इसको जाना जाता है। इट वॉज साइन बिटवीन द गुरखा रूलर्स ऑफ काठमांडू एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या कहता था, जो सुगौली ट्रीटी थी, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने असल में लाइन ड्रॉ नहीं करी थी। इन्होंने कहा था कि जो दोनों देशों के बीच की बाउंड्री है ना, ये असल में काली रिवर के आधार पर यहाँ पर मार्क करी जाएगी। अब काली रिवर का जो ओरिजिन है उसकी व्याख्या दोनों देश अलग अलग से करते हैं। इंडिया उसकी व्याख्या यहाँ से करता है, नेपाल उसकी व्याख्या यहाँ से करता है। इसीलिए प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि नेपाल इस पूरे के पूरे पार्ट को अपनी टेरिटरी के अंदर इसको मान रहा है। For Nepal, river originates from Limpiadura in the higher Himalayas and for India, river begins in the village of Kalapani, जिसकी वजह से पूरी की पूरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। Now, ये मैप इशू हुआ, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई। हम उस डिबेट में नहीं जाने वाले कि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स क्या हुई थी। हमारे लिए इसकी ज्योग्राफी और इसकी जो लोकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया भूटान के बारे में, जहाँ पर अगेन एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई थी। अगेन ये वाला भी जो डिस्प्यूट है दोस्तों 2020 से ही चलता आ रहा है विद रेफरेंस टू साकतेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके लिए आकर, पहले हम लोग डेवलपमेंट्स को जान लेते हैं। आपके सामने है ये वाली न्यूज कटिंग को देखिए। दिस आर्टिकल इज फ्रॉम जुलाई 22, 2020। भूटान रिजेक्ट्स चाइनाज न्यू क्लेम ओवर इट्स टेरिटरी, सेंड्स डिमार्श। ये रिपोर्ट सामने आई थी। तो सबसे पहले इस मैप को देखिए। सो ये वाले जो नीले रंग के आप एरियाज देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो ये भूटान का मैप है। आई थिंक इससे आप यहाँ पे इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये भूटान का मैप है और ये भूटान के मैप में आपको देखने को मिलता है ये वाला थिम्फू का एरिया। इज दैट क्लियर? थिम्फू इसका कैपिटल है, राइट। जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी इन चाइना और भूटान के बीच में, वो सबसे पहले तो डोकलाम का जो प्लाटू था, आपको याद करवा दूं कहानी, रिफ्रेश करवा दूं। 2017 की ये वाली न्यूज़ है जब चाइना और भूटान के बीच में काफ़ी बड़ी दिक्कत आई थी, जब इंडिया ने भी अपनी आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय किया था। उसके बाद जकारलुंग, उसके बाद पसमलुंग, ये 3 एरियाज हैं जो कि चाइना और भूटान के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं। सो फार डिस्प्यूट वॉज ऑन जकारलुंग, पसमलुंग एंड डोकलाम प्लाटू, ठीक है। लेकिन भूटान कभी भी इन डिस्प्यूट्स को लेके कुछ बोलता नहीं था। क्यों नहीं बोलता था? बिकॉज भूटान के किसी प्रकार के कोई भी औपचारिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ, भूटान के जो ईस्टर्न सेक्टर में एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पड़ती है जिसका नाम है साकतेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये वाली जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी थी यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, उनकी जो जीईएफ है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, उनकी फंडिंग को रोकने की यहाँ पे प्रयास करी चाइना ने, ये कहते हुए कि ये वाले जो टेरिटरी है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन यूएनडीपी ने इस चीज़ को यहाँ पे नकार दिया और उन्होंने कहा कि हम आपके इस पर्टिकुलर दावे को नहीं मानते हैं। ये जब डिस्प्यूट सामने आया तब कहा गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना इंक्लूडेड भूटान्स ईस्टर्न सेक्टर्स टू द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन दी 2 कंट्रीज। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ था कि इन चीज़ों को भी यहाँ पे चाइना कोशिश कर रहा है एक विवाद बनाने के लिए। सो ये आपकी चीज़ है साकतेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने है, इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। तो जी नहीं, साफ साफ गलत है, ये भूटान में देखने को मिलती है। इट शेयर्स बॉर्डर्स विद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो जी नहीं, ये भी साफ साफ गलत है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है आपके सामने है, ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करेगा? इधर आप लोग सोचिए आसाम होगा या अरुणाचल होगा, इधर सोचिए तो नीचे आपके सामने है सिक्किम होगा, इधर सिक्किम होगा, या इधर जो है वेस्ट बंगाल होगा। तो इन एनी केस ये वाली तीनों की तीनों स्टेट्स यहाँ पे नहीं आने वाली हैं, दोनों के दोनों फॉल्स हैं। हेंस आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। खैर, कमिंग बैक कि अगर यहाँ पे चाइना के द्वारा ये डिस्प्यूट किया जा रहा है तो इसमें इंडिया को काफ़ी बड़ा कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? बिकॉज अगर चाइना की आर्मी यहाँ तक पहुँच जाती है उस केस में
ये वाला जो एरिया है जिसको कि हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, ये वाला जो छोटा सा एरिया है, इसके ऊपर चाइना की नज़र काफ़ी बढ़ जाएगी। चाइनीज प्रेजेंस इन डोकलाम एंड अदर एरियाज नियर भूटान वुड ब्रिंग चाइना क्लोजर टू इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड भूटान ऑल्सो सर्व्स एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है कि कल को मान लीजिए चाइना अपनी आर्मी को यहाँ पे तैनात करता है तो कल को ये वाले पॉइंट को चाइना चोक करने की कोशिश कर सकता है, जिसके चलते इंडिया का जो कनेक्शन है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ सकता है। इसीलिए इंडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहता भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंड दैट इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा आपके साथ। बेसिकली क्या है कि इंटर कंट्री वाटर डिस्प्यूट्स हैं, काफ़ी सारे चल रहे हैं, उसको लेकर ये चीज़ सुर्खियों में इसलिए आई बिकॉज ऑब्वियसली एक तो इंडस वाटर ट्रीटी का तो प्रॉब्लम रहता ही रहता है सुर्खियों में। एक और चीज़ जो कि सुर्खियों में आई दैट वाज हाल ही में क्या हुआ था कि नॉर्दर्न बिहार में, उत्तरी बिहार में हमें बहुत भारी जो है वो फ्लडिंग देखने को मिली। ये वाली जो फ्लडिंग आई थी उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर विचार किया कि जो हमारी इंटर कंट्री वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स हैं, अगर हम उनको बेहतर कर लेंगे तो ये वाली जो फ्लडिंग के हमारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनको हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स दैट फ्लड कंट्रोल इन बिहार इज कंटिंजेंट अपॉन इंटर गवर्नमेंटल रिवर बेसिन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब नॉर्दर्न बिहार में कौन सी नदी आती है, सोच के बताइए दोस्तों। यहाँ आती है कोसी नदी। इस कोसी नदी की वजह से जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी इसीलिए चीज़ सामने आई। सिमिलरली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद चल रहा है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चल रहा है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई थी 1960 में, जिसको वर्ल्ड बैंक को जो है सिग्नेटरी बनाया गया था। और रिसेंटली आपको मालूम होगा पीएम मोदी जब कश्मीर के दौरे पर गए थे उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स रैटले एंड कवार की इनॉग्रेशन यहाँ पे करी थी। उस टाइम पर पाकिस्तान ने इसको लेकर आपत्ति जताई कि आपका ये करना जो है वो सही नहीं है। ये दोनों के दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चेनाब नदी के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली ये है कि कई सारी ऐसी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल ओवर हेयर, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से भारत के कई सारे प्रदेशों में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। विद रेफरेंस टू इंडस वाटर ट्रीटी इट एलोकेट्स वेस्टर्न रिवर्स नेमली इंडस चेनाब एंड झेलम टू इंडिया। इट इज़ ब्रोकर्ड बाय यूरोपियन यूनियन एंड यूएन। तो सेकंड वाला तो साफ साफ गलत है क्योंकि इसको जो है ब्रोकर करवाया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। पहले वाला जो है ये भी साफ साफ गलत है क्योंकि इसमें जो 6 नदियां आती हैं इंडस, चेनाब और झेलम, ये दोस्तों एलोकेट करी गई थी पाकिस्तान को, और जो रावी, ब्यास और सतलुज हैं ये एलोकेट करी गई थी भारत को। तो पहले वाला भी गलत है, दूसरे वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा सही जवाब। ये थी कुछ आज की चीज़ें जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। अगली वीडियो में हम लोग आईआर की ही कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे। इस बार वैसे भी बहुत सारी चीज़ें और सुर्खियों में चल रही हैं, रशिया को लेकर, यूक्रेन को लेकर, यूएसए को लेकर, उनको लेकर चर्चा आपके साथ करी जाएगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे लेता हूं विदा। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी को घर बैठकर करना चाहते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी को बूस्ट करवाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेनी है और आपको इन सभी टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाए गए कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। और साथ ही में इसकी जो फीस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नॉमिनल, इट इज़ ओनली 2500 पर मंथ। और इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं A2 सर के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।